Hello friends, in this video we will discuss about first law of thermodynamics. Okay, तो देखिए लास्ट वीडियोस में हमने हीट एंड वर्क ट्रांसफर के बारे में डिस्कस किया। वर्क ट्रांसफर के डिफरेंट टाइप के क्वासिस्टैटिक प्रोसेसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे पीडीवी वर्क का, वो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए। ओके, तो अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ओके, तो देखिए यहाँ हम बेसिकली अभी क्लॉथ सिस्टम से रिलेटेड ही डील कर रहे हैं। ओके, तो देखिए लेट्स कंसिडर इट टू बी ए क्लॉथ सिस्टम। यहाँ कुछ अमाउंट हमने देयर इज हीट इंटरैक्शन, ओके, एंड देयर इज सम वर्क इंटरैक्शन। सो अब देखिए ये जो दोनों हीट इंटरैक्शन और वर्क इंटरैक्शन है ये बेसिकली बाउंड्री फिनोमिना है। आई कैन से दीज आर द एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन मोशन। ओके, तो if I am supplying some amount of heat to the system and it is doing some amount of work, तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि जितना हीट सप्लाई कर रहा हूँ इंजन उतना ही वर्क प्रोड्यूस कर देगा, नहीं होता है। ओके, तो बेसिकली कुछ एनर्जी जो है यहाँ स्टोर हो जाएगी। ओके, अब देखिए बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी आपका ट्रांजिट फॉर्म में है हीट और वर्क, और कुछ एनर्जी हमारा यहाँ स्टोर्ड फॉर्म में भी होगा। ओके, तो एनर्जी को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एनर्जी कैन बी इन टू फॉर्म्स, वन इज एनर्जी इन ट्रांजिट और दूसरा क्या हो सकता है एनर्जी इन स्टोरेज, मतलब स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। ओके, ट्रांजिट फॉर्म के बेसिकली एनर्जी लाइक हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, हीट एंड वर्क ट्रांसफर को हम बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, और एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में होगी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो या एटॉमिक लेवल के ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पोजीशन की वजह से होती है। ओके, तो दो टाइप्स में हमने एनर्जी को कैटेगराइज किया है। अब हम जो फर्स्ट लॉ डिफाइन किया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली देखिए हम कंडीशंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिकली द फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ओके, क्लोज्ड सिस्टम बेसिकली हम फर्स्ट क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मास ट्रांसफर जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ हीट ट्रांसफर हुआ है, वर्क ट्रांसफर हुआ है, ये पॉसिबल है, लेकिन मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस है उसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए। ओके, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस और अ साइकिल, तो उसके लिए हम फर्स्ट लॉ को डिफाइन करें। बेसिकली फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी एक साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर हुआ है, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट इंटरैक्शन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इंटरैक्शन और वर्क ट्रांसफर व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स। ओके, तो एक बार देखिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ता हूँ। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम undergoing a cycle, net heat interaction is equal to net work interaction when they are expressed in their own units. Okay, तो जितना यदि एक साइक्लिक प्रोसेस में क्लोज्ड सिस्टम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ हीट इंटरेक्शन हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क इंटरेक्शन होगा। ओके, ये हमें फर्स्ट लॉ कहता है। ओके, तो बेसिकली ये लॉ है। ओके, तो लॉ कैसे हमें ऑब्टेन होते हैं, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ऑब्टेन होते हैं। लॉ आर इनका कोई डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं होती हैं लॉज वगैरह की। ओके, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ओके, अब ये तो देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए था। अब यदि मैं आपको ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, एक पर्टिकुलर साइकिल में हम अप्लाई करेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, तो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, कि कंप्लीट साइकिल में जब हम हीट को वर्क के बराबर लिखेंगे तो कैसे इसको लिखते हैं, साइकिल में अप्लाई कैसे करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम एक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं पहले। ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है फर्स्ट लॉ का। ओके, इनकी एप्लीकेशन वाला पार्ट हम जैसे जैसे वीडियो कंटिन्यू होगा आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं। ये हमने साइकिल के लिए डिफाइन किया था। साइकिल का मतलब मैंने आपको बता दिया है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कि आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होना चाहिए प्रोसेस का, दैट इज नॉन एज साइक्लिक प्रोसेस। अब for a general process, if I am going to apply first law, let's consider it to be a system, and that is the amount of heat transferred to the system, and that is basically the work transferred from the system. हमने इतना हीट ट्रांसफर किया सिस्टम को, इतना हमने वर्क ऑब्टेन किया। ओके, तो दैट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Q and W, that much amount of energy is stored inside the system, that is delta E is basically energy stored inside the system. ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, पोटेंशियल के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है, या फिर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में भी ये एनर्जी स्टोर हो सकती है। ओके, तो देखिए जो हमने डिफाइन किया ये बेसिकली
ये जो फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि देखिए क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई किया है, डब्ल्यू वर्क ऑब्टेन हो गया है, और जो डिफरेंस है वो आपका डेल्टा ई है, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। तो क्यू सप्लाई किया, डेल्टा ई स्टोर हुआ और डब्ल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है, दैट इज द वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। क्यू इज माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो इट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ही हमने इस इक्वेशन को लिखा है। ओके, ये बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने अप्लाई किया है। अब हम देखिए कि मैंने आपको बता दिया क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, डब्ल्यू इज वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम। ओके, अब देखिए हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बेसिकली दीज आर नॉट द एनर्जीज इन स्टोर्ड फॉर्म, दीज आर एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म। ओके, तो जनरली हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर बोलते हैं हम, कभी भी जनरली हीट और वर्क अकेला नहीं बोलते हैं। या तो हम जनरली जब भी मैंने बोला होगा तो या तो बोला होगा हीट इंटरैक्शन, या बोला होगा वर्क इंटरैक्शन, या वर्क ट्रांसफर, या हीट ट्रांसफर। ओके, basically these are the energy in transit, that's why we generally say heat transfer, we don't say heat content। okay, work content क्योंकि वो stored form में एनर्जी नहीं है। okay, वो ट्रांजिएंट फॉर्म में एनर्जी है, मोशन में है वो एनर्जी। ओके, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन ही है बेसिकली ये फर्स्ट लॉ। ओके, अब देखिए आपको थोड़ा मैं ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। ओके, एक डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में क्या है कि ये मैंने एक वेसल लिया है। ओके, दिस इज बेसिकली चैम्बर एंड दैट इज इंसुलेटेड, एडियाबैटिक है, मतलब हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसमें मैंने एक स्टिरर की हेल्प से इसमें वर्क ट्रांसफर करवाया है। तो लेट्स कंसीडर देयर इज अ वर्क इनपुट टू द सिस्टम, ये जो भी हमारा गैस होगा इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड दिस वेसल, दैट इज आवर सिस्टम। ओके, तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है। देखिए स्टीरर की हेल्प से मैंने बना कि 8 जूल वर्क ट्रांसफर हुआ है, 8 जूल वर्क इज ट्रांसफर टू द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। अब देखिए ये क्या है, एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि यहाँ से हीट ट्रांसफर तो हो नहीं सकता है। ओके, तो क्यू देखिए 0 हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है 8 जूल, और 8 भी क्या होगा माइनस या प्लस, वर्क इनपुट है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखिए अब मैं यदि यहाँ एनर्जी ये फर्स्ट लॉ लगाता हूँ तो फर्स्ट लॉ मुझे क्या कहता है, Q माइनस डब्ल्यू दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। ओके, अब देखिए यहाँ से ये क्या है 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने बोला है कि एडियाबैटिक है। ओके, अब W देखिए वर्क इनपुट 8 जूल है। ओके, इफ वर्क इनपुट इज 8 जूल देन W is basically -8, साइन कन्वेंशन होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -8 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। ओके, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाता है कि डेल्टा ई इक्वल्स टू 8 जूल, मतलब क्या है, देखिए यही मैंने लिखा है डेल्टा ई इक्वल्स टू 8 जूल लिखा है। तो मतलब क्या है कि इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, तो बेसिकली मैं कहूँ कि एनर्जी कंटेंट जो होगा इस सिस्टम का, ओके, वो कितना बढ़ जाएगा, 8 जूल इंक्रीज हो जाएगा। वो काइनेटिक की फॉर्म में भी हो सकता है, अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, जो भी मतलब आपका एनर्जी जो होगा वो 8 जूल इंक्रीज हो जाएगा ऑफ द सिस्टम। ओके, सेम यहाँ देखिए, यहाँ हमने वर्क स्टीरर की हेल्प से ट्रांसफर किया था, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो वर्क इनपुट इज अगेन 5 जूल। तो फिर देखिए डेल्टा ई, अगेन मैं ये एडियाबैटिक चैम्बर ले रहा हूँ। ओके, तो इसमें भी जो एनर्जी होगा सिस्टम का वो कितना बढ़ जाएगा, 5 जूल बढ़ जाएगा। सेम, बट क्या है डिफरेंस, क्या है इन दोनों में, केवल वर्क ट्रांसफर का मेथड डिफरेंट है। यहाँ वर्क ट्रांसफर हो रहा है स्टीरर की हेल्प से, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हेल्प से वर्क ट्रांसफर करवा रहे हैं। ओके, यहाँ अगेन वर्क इनपुट इज 5 जूल। सेम मैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगाता हूँ, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई। ओके, Q इज बेसिकली 0 क्योंकि एडियाबैटिक वेसल है, माइनस डब्ल्यू कितना है -5 है क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये नेगेटिव होगा, इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो देखिए 5 इक्वल्स टू डेल्टा ई हो जाएगा। ओके, तो मतलब सिस्टम की एनर्जी कितना बढ़ जाएगी, 5 जूल इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए तो ये जो टर्म जो मैंने लिखा है डेल्टा ई, ओके, तो दैट इज बेसिकली दैट मे बी इन 2 फॉर्म्स। ओके, डेल्टा ई क्या है, एनर्जी स्टोरेज, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है ये मैंने आपको बोला है कि देखिए काइनेटिक की फॉर्म में भी हो सकता है, पोटेंशियल की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एनर्जी स्टोर हो सकता है मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे। ओके, तो अब देखिए जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड,
जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड। ओके, तो अब देखिए जो एनर्जी जो स्टोर हुआ है सिस्टम में वो काइनेटिक के फॉर्म में भी हो सकता है, पोटेंशियल के फॉर्म में भी हो सकता है, और U इज डिफाइंड ए सिंबल फॉर बेसिकली इंटरनल एनर्जी। E इज बेसिकली द टोटल एनर्जी। ओके, जो स्टोर हुआ है वो काइनेटिक की फॉर्म में भी हो सकता है, पोटेंशियल की फॉर्म में भी हो सकता है, और इंटरनल की फॉर्म में भी हो सकता है। और जनरली हम काइनेटिक पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो E इज बेसिकली इक्वल्स टू U, तो E इक्वल्स टू U। देखिए ये मैंने लिखा है। ओके, अब यदि मैं E को U से रिप्लेस करता हूं तो फर्स्ट लॉ की जो एक्सप्रेशन है फॉर अ प्रोसेस इट विल बी कम्स आउट टू बी Q माइनस W इक्वल्स टू डेल्टा U। ओके, यहाँ हमने बेसिकली अजम्पशन क्या लिया है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। ओके, इन दोनों को मैंने नेग्लेक्ट किया है। नेक्स्ट, अब देखिए यदि मैं फर्स्ट लॉ की एक्सप्रेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए कैसे लिखूंगा। मैंने बोला है कि dq इक्वल्स टू du प्लस dw, ये जो कट मैंने सिंबल लगाया यूज किया है ये हीट और वर्क के लिए यूज किया है। ये इसलिए यूज किया है कि ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है, और ये दोनों क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है ये पाथ फंक्शन है और ये दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है कि क्लोज लूप में या किसी साइक्लिक प्रोसेस में जब हम हीट और वर्क इंटरेक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो वो जीरो नहीं आता है। ओके, बेसिकली साइक्लिक इंटीग्रल जब हम लेंगे हीट इंटरेक्शन का या हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर का तो वो जीरो नहीं आता है। ओके, तो व्हेन किसी भी वेरिएबल का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं आता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोला जाता है। और इनका नोटेशन इसलिए मैंने देखिए कट का सिंबल लगाया है इन दोनों के ऊपर, हीट और वर्क दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और ये क्या है आपका du, ये कंप्लीट डिफरेंशियल मैंने यूज किया है, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, तो क्लोज लूप में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है, जीरो होता है क्योंकि पॉइंट फंक्शन है। ओके, तो ये हम पॉइंट फंक्शन क्या होता है बेसिकली जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारा सेम होता है। ओके, तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जब सेम हो जाएगा तो चेंज जो होगा इंटरनल एनर्जी का वो भी जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो चेंज डिफरेंस निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए डिफरेंशियल फॉर्म में dq इक्वल टू du प्लस dw। ओके, वर्क ट्रांसफर जो हो सकता है वो पीडीवी वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉफ्ट वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क की फॉर्म में भी हो सकता है, या जो भी अदर टाइप का वर्क ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं केवल बाउंड्री वर्क को कंसीडर कर रहा हूँ। तो बाउंड्री वर्क को ये केवल मैं कंसीडर करता हूँ, तो dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। ओके, अब pdv अप्लाई करने के लिए क्लोज सिस्टम होना चाहिए, रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम। देखिए फर्स्ट लॉ हम पढ़ी क्लोज सिस्टम के लिए रहे हैं। ओके, और दूसरा पीडीवी अप्लाई करने के लिए द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है इसके जो अजम्पशंस है वो आपको पता होना चाहिए। अजम्पशंस हमने क्या लिया कि जो वर्क है वो बेसिकली मैंने केवल बाउंड्री वर्क ही लिया है, सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम होना चाहिए और प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि पीडीवी इसके अलावा हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। ओके, तो हमें देखिए ये एक्सप्रेशन पता है, लेकिन इसकी कंप्लीट नॉलेज के लिए हमें इसकी अजम्पशंस भी पता होना चाहिए कि कहाँ ये वैलिड है और कहाँ ये फेल हो जाती है इक्वेशन। ओके, तो दिस इज द बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया है प्रोसेस के लिए, और इससे पहले हमने साइकिल के लिए हमने डिस्कस किया था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। ओके, अब देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ओके, कि एरिया अंडर द पीवी कर्व अलग अलग पाथ लेते हैं तो वो अलग अलग आता है। ओके, तो इसलिए जिस डिफरेंट पाथ से हम जाएंगे तो एरिया अंडर द पीवी कर्व डिफरेंट आएगा, तो मैं बोल दूंगा कि अलग अलग पाथ पे वर्क अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए वर्क पाथ फंक्शन है। अब हीट पाथ फंक्शन कैसे है ये मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो देखिए इसको समझने के लिए मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ किया है, एक नहीं बेसिकली दो साइक्लिक प्रोसेस मैंने ड्रॉ किए हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं 1A2B1, 1A2 एक प्रोसेस है, 2B1 इसको दूसरा प्रोसेस है, और देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, क्योंकि आप घूम के वापस उसी स्टेट पर पहुंच चुके हैं। दूसरा 1A2 2C1 ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, आप ऐसे भी घूम के सेम इनिशियल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने दो साइक्लिक प्रोसेस लिखे हैं।
ओके अब मैं कंसीडर कर रहा हूं 1A2B1 इस साइक्लिक प्रोसेस को। ओके इस साइक्लिक प्रोसेस को मैं कंसीडर करता हूं तो देखिए यदि मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई करता हूं तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट मस्ट बी इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। दिस इज फर्स्ट लॉ। ओके इसी को हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना हीट इंटरेक्शन हुआ वो कंप्लीट साइकिल में जितना वर्क इंटरेक्शन हुआ वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये हमें फर्स्ट लॉ कहता है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो मैंने ये साइक्लिक प्रोसेस 1A2B1 ये साइक्लिक प्रोसेस लिया है। इसमें देखिए इस प्रोसेस के लिए Q1A2 लिखा मैंने हीट ट्रांसफर, दूसरा 2B1 के लिए मैंने लिखा प्लस Q2B1 दिस इज द टोटल हीट ट्रांसफर। ये किसके बराबर होना चाहिए? वर्क ट्रांसफर के। तो W1A2 प्लस W2B1 ओके दिस इज W2B1 ओके। तो ये मैंने इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए लिखा 1A2B1 के लिए। अब दूसरा साइक्लिक प्रोसेस 1A2C1 इसके लिए यदि मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई करता हूं तो सेम देखिए नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क। तो Q1A2 प्लस Q2C1 इक्वल्स टू W1A2 प्लस W2C1 ओके। तो देखिए ये बेसिकली जो हमने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको यहाँ समझ में आ गया है। ओके मैंने क्लियर कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगे और Q2B1 माइनस Q2C1 ओके दिस इज इक्वल टू ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपस में, दैट इज इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1। अब देखिए यहाँ से हम बहुत ही बेसिक रिजल्ट्स निकालेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। और जो हमारा टारगेट था हीट को पाथ फंक्शन प्रूव करना वो भी हम इसी रिजल्ट से हम प्रूव कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए तो W ये बेसिकली मैंने बताया कि ये PV कर्व पे हमने ये दो साइक्लिक प्रोसेसेस प्लॉट किए। ओके अब देखिए W2B1 माइनस W2C1 ओके। तो W2B1 मतलब इस प्रोसेस में जितना वर्क ट्रांसफर हुआ उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? W2C1 ओके। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस तो बेसिकली नॉन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वर्क जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? एरिया अंडर द PV कर्व। और देखिए 2B1 में जो एरिया होगा वो यहाँ से इतना टोटल एरिया होगा 1 से लेकर 2 तक इस कर्व से एरिया अंडर द PV कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, और 2C1 में वॉल्यूम एक्सिस तक इतना एरिया होगा। ओके तो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ये वाला एरिया बचेगा। ओके तो ये तो नॉन जीरो है क्योंकि देखिए 2B1 मतलब 2B1 से ये वॉल्यूम एक्सिस पर इतना एरिया, 2C1 से यहाँ 2C1 ये वाला एरिया। ओके तो जो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये जो बीच में एरिया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग वर्क। इसका मतलब क्या है? ये टर्म तो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो ये वाला राइट साइड ये जो लेफ्ट साइड में है ये भी नॉन जीरो होगा। ओके यदि ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि दिस Q2B1 का मतलब क्या है कि हीट इन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2B1 एंड Q2C1 का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2C1। और यदि इन दोनों का डिफरेंस नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब अलग अलग पाथ फॉलो करता हूं इन बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, पाथ अलग अलग होते हैं तो हीट ट्रांसफर अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि हीट इज ए पाथ फंक्शन। ओके अब देखिए यदि मैं इसी टर्म को रीअरेंज करता हूं, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, तो देखिए हमारे पास बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाता है कि जो एनर्जी है वो एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन मतलब क्या है कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यदि इस इक्वेशन को यदि मैं रीअरेंज कर देता हूं तो देखिए हमारे पास Q2B1 माइनस W2B1 इक्वल्स टू Q2C1 माइनस W2C1। अब देखिए Q माइनस W यदि मैं फर्स्ट लॉ से यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ तो Q माइनस W इज बेसिकली चेंज इन एनर्जी। ओके Q माइनस W चेंज इन एनर्जी होता है तो दैट इज डेल्टा E। ये जो हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर हुआ दैट इज ये जो फर्स्ट लॉ मैंने लगाया दैट इज अलोंग द पाथ दैट इज फॉर द प्रोसेस 2B1। ओके तो दिस इज बेसिकली डेल्टा E फॉर द प्रोसेस 2B1। और जो 2C1 जो प्रोसेस है Q माइनस W दिस इज बेसिकली डेल्टा E फॉर द प्रोसेस 2C1। ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग पाथ है। देखो 2B1 अलग पाथ है, 2C1 अलग पाथ है,
लेकिन जो एनर्जी का चेंज है वो दोनों सेम है, एनर्जी का चेंज सेम है। इसका मतलब क्या है कि पाथ अलग अलग होते हुए भी चेंज इन एनर्जी इज सेम। इसका मतलब एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, दस एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज पॉइंट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, हीट इज अ पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस, फर्स्ट लॉ फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। ओके, ये बहुत ही थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन ये बहुत काम आता है, हर क्वेश्चंस में ये यूज होता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो हमें होना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे, देखिए ये स्पेसिफिक हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में देखिए हमने डिस्कस किया है। तो हम एक बार सीवी सीपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ बेसिक पोर्शंस है, लाइक पीएमएम1 परपेचुअल मसल मशीन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, मेयर्स इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टर्म दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इस टॉपिक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दैट इज, ये बेसिकली देखिए स्पेसिफिक हीट की जो टर्म होती है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि सी को जो हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट को, दैट इज क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसका मतलब हीट सप्लाइड पर यूनिट मास टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, ये हम स्पेसिफिक हीट की टर्म है। ओके, अब देखिए बेसिकली मैं यहाँ क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूं फॉर अ क्लोज सिस्टम के एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, Q को मैं लिख सकता हूं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ। अब देखिए W दैट इज PdV, इसका मतलब हम केवल बाउंड्री वर्क को कंसीडर कर रहे हैं। ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो dQ इक्वल टू DU प्लस DW इज बेसिकली PdV। ओके, अब देखिए यदि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ को अप्लाई करता हूं तो बेसिकली मेरे पास आ जाता है कि dq इक्वल्स टू du। ओके, dq इक्वल्स टू du, और जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली q फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, देखिए du की एक्सप्रेशन क्या होता है बेसिकली cv डेल्टा t, इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा दैट इज बेसिकली mcv डेल्टा t, और पर यूनिट मास लेता हूं तो cv डेल्टा t। ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस। ओके, तो बेसिकली हमने यहां क्या डिस्कस किया है, देखिए वन इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट लॉ अप्लाई किया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, तो dq किसके बराबर आया है, du के बराबर आया है। ओके, और जो बेसिकली जब मैं हीट सप्लाई निकालता हूं तो dq इज बेसिकली क्या हो जाएगा, mc डेल्टा t। ओके, दैट इज mc डेल्टा t। अब देखिए यदि मैं इसको dq दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू mc डेल्टा t। ओके, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो c की जगह क्या आ जाएगा, cv आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से m एक मास है दैट इज अ प्रॉपर्टी, cv इज अ प्रॉपर्टी, डेल्टा t इज अ प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बट when heat transferred, when volume is constant, heat interaction for a constant volume process, that is a property, और वो किसके बराबर आता है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आता है। तो जब मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके लिखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा du इक्वल्स टू mcv डेल्टा t। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इंटरनल एनर्जी हमने डिराइव किया कि एक प्रॉपर्टी होता है, मास इज अ प्रॉपर्टी, cv इज अ प्रॉपर्टी, डेल्टा t इज अ प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टीज में रिलेशन है। ओके, तो ये हम किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए डेल्टा u जो होगा दैट इज cv डेल्टा t, दिस इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस एज इट कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। तो आपको ये नहीं देखना है कि इंटरनल एनर्जी चेंज cv डेल्टा t केवल आइसोकोरिक प्रोसेस में ही होता है, नहीं, डेल्टा u इक्वल टू cv डेल्टा t, दिस इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस एज दिस इज अ रिलेशन इन बिटवीन द प्रॉपर्टीज। ओके, ऐसे ही हम आगे डिराइव करेंगे कि इंथैल्पी चेंज इक्वल टू cp डेल्टा t। ठीक है, तो cp डेल्टा t जो इंथैल्पी चेंज होगा वो भी एक प्रॉपर्टीज में रिलेशन, वो भी हर प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। ओके, तो अब हम cv की डेफिनेशन फॉर इंटरव्यू पर्पस मैं आपको बता देता हूं। देखिए cv मैंने यहाँ स्टैंडर्ड
डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है रिजल्ट्स कि CV इज बेसिकली डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, देखिए अब इसको डिराइव कर, इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, पर यूनिट मास लिखूंगा तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो दैट इज डेल यू अपॉन एम इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो डेल यू अपॉन डेल टी दैट इज CV। ओके, तो CV इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो यही मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज डेफिनेशन फॉर इंटरव्यू पर्पस। लाइक CV को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट। ओके, क्योंकि ये देखिए आप बोल सकते हैं, यदि आपको इतना पता है CV इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी एट constant volume, तो बेसिकली इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट। ओके, तो सेम एक्सप्रेशन, तो हमें यहाँ से देखिए 2 पॉइंट्स याद रख लेना है, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी जो होता है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ओके, रियल गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी प्रेशर टेम्परेचर दोनों का फंक्शन होता है, लेकिन आइडियल गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ओके, और दूसरा जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट इज CV डेल्टा टी, ये हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर्टीज में रिलेशन है, और प्रॉपर्टीज के जो भी रिलेशन होते हैं वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, वो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं कि पाथ कैसे फॉलो होके हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पहुंचे हैं, वो केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज का जो एक्सप्रेशन है ये हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। ओके, ये नहीं देखता कि किस प्रोसेस से हमने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट अचीव की है, ये केवल स्टेट देखता है। ओके, अब सेम हम इंथैल्पी, क्योंकि प्रॉपर्टी है, अब हम इंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंथैल्पी इज बेसिकली H डिनोटेड बाय सिंबल H। okay, that is the energy content, that is basically U specific internal energy plus flow work, U plus PV से हमने इंथैल्पी की टर्म को डिफाइन किया है। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसे हमने CV डिफाइन किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे ही हम CP डिफाइन करेंगे। अब CP को कैसे डिफाइन किया, और ये देखिए क्या मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ को DQ इक्वल्स टू DU प्लस PdV लिख सकता हूँ। ओके, फर्स्ट लॉ के एक्सप्रेशन फॉर अ प्रोसेस in a closed system, I can write down DQ equal to DU plus PdV. Okay, अब let's consider the process to be isobaric. Okay, at constant pressure होगा तो I can write down this basically DU plus T of PV। क्यों? क्योंकि देखिए इससे DU plus D of PV मतलब PdV plus VdP। ओके, ये तो टर्म जीरो है क्योंकि आई एम टेकिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट। ओके, तो ये सेम है DU प्लस PV, तो इसलिए मैं इसको DU प्लस D ऑफ PV भी लिख सकता हूँ। ओके, अब बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स DQ फॉर कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू D ऑफ U प्लस PV। ओके, अब U प्लस PV ये जो टर्म है इसको हमने अलग इंथैल्पी के नाम से डिफाइन कर दिया है। ओके, U प्लस PV दैट इज बेसिकली DH। ओके, तो DQ फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू DH, दैट इज इक्वल्स टू इंथैल्पी चेंज। ओके, मतलब हीट ट्रांसफर फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दैट इज इक्वल्स टू इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। अब हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दैट इज इक्वल्स टू DQ इक्वल टू mCp डेल्टा टी। ओके, ये तो बेसिक एक्सप्रेशन है, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी से, तो Q कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो C इज बेसिकली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों का एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता हूं मैं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, DH इक्वल टू mCp डेल्टा टी। ओके, कंपेयर करता हूं तो देखिए अब ये जो रिलेशन है ये सभी प्रॉपर्टीज में रिलेशन है, DH इक्वल टू mCp डेल्टा टी। देखिए ये मैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो है हमारा, ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के लिए ये जो पोर्शन है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इनको याद करना है। ओके, लाइक DH इक्वल टू MC डेल्टा टी, DU इक्वल टू डेल्टा U CV डेल्टा टी, इसको याद करना है। लाइक CV के लिए डेल U अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो और बेसिक जो आपको याद रखना है वो ये जो टर्म्स है कि इट इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में रिलेशन है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैसेज, ये जो टर्म्स है, ये जो स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाते हैं। ओके, अब सेम देखिए इंथैल्पी के लिए भी ये प्रॉपर्टीज में रिलेशन है, तो इंथैल्पी इज अ फंक्शन, इट इज वैलिड फॉर ऑल द प्रोसेसेस एज इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज, और इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैसेज। ओके, और सेम जो इंटरनल एनर्जी की टर्म थी वो आइडियल गैसेज में केवल टेम्परेचर का फंक्शन था। ओके,
सेम इंथैल्पी भी आइडियल गैसेस के केस में टेम्परेचर का ही फंक्शन है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, यदि मैं आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी के बारे में बात करता हूं, ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम इज बेसिकली दैट सिस्टम इन विच देयर इज नो मास ट्रांसफर एंड बेसिकली देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। ओके, यही हमने आइसोलेटेड सिस्टम में डिस्कस किया है। ओके, तो देखिए, अब मास ट्रांसफर तो पॉसिबल था ही नहीं, कहीं भी नहीं हुआ क्योंकि क्लोज सिस्टम है। अब ये आइसोलेटेड हो गया तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है तो मतलब डी क्यू और डी डब्ल्यू ये भी जीरो हुआ। तो फर्स्ट लॉ यदि अब मैं अप्लाई करता हूं, दैट इज डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी ई, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आइसोलेटेड है तो ना तो हीट इंटरेक्शन हो सकता है ना वर्क इंटरेक्शन हो सकता है, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, अब पीएमएम 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन 1। देखिए, इट वायलेट्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। लेट्स कंसीडर इट टू बी इंजन, और ये कहता है कि विदाउट एनी हीट इनपुट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम वर्क। ओके, इसका कन्वर्स देखता हूं कि इफ आई एम डूइंग सम वर्क ऑन अ मशीन, देन विदाउट रिजेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इट इज गोइंग टू वर्क, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये वायलेट कर रहा है। तो पीएमएम 1 इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से वर्क प्रोड्यूस करता रहे इंजन और इट इज नॉट कंज्यूमिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि